और इस सेना के लिए समर्पित कर दिया। मेरे सम्मुख बैठे हुए वो पूजनीय पिता तुल्य, वो सैनिक जिन्होंने अपने जीवन के वो अनमोल पल इस देश और सेना को दिए और आज भी अपनी उसी प्रबलता के साथ राष्ट्र निर्माण में, समाज सेवा में लगे हुए हैं। ऐसे उन पिता तुल्य सैनिकों को भी मैं नमन करता हूं, वंदन करता हूं। मेरे सम्मुख बैठे हुए वो युवा भूतपूर्व सैनिक और प्यारे युवा साथियों, बहनों और भाई, मैं अपने आप को बहुत गौरवशाली महसूस करता हूं और इस हरदोई के जनपद का हृदय से साधुवाद करता हूं कि इन्होंने मुझे इस पावन मिट्टी को अपने मस्तक पर लगाने का सौभाग्य दिया है। नमन करता हूं। आप सबने जो राष्ट्र की रक्षा और सुरक्षा की खातिर जो एक नींव रखी थी, जो आप एक सेना के अंदर परिपाटी चढ़ा करके आए थे, बस हम तो उसी को निभाते हुए चले आ रहे। जैसे एक बाप अपने घर का पूरा ढांचा बना देता, खड़ा कर देता, ताकि उस घर की तरफ कोई आंख उठा करके न देखे, तो आप लोगों ने हमारे अंदर वो गुण, वो सामर्थ्य, वो योग्यता, वो संस्कृति, वो कल्चर दिया कि आपके आने के बाद आपके पुत्र इस धरती माँ की तरफ कोई आंख उठा ले तो ये घायल। आपने जब इस देश की मिट्टी की तरफ, इस भारत माँ के आंचल की तरफ किसी को आंख उठाने नहीं दिया, तो ये आपके पुत्र सैनिक भी किसी को आंख उठाने नहीं दिए। मुझे मौका मिला, इस मां भारती ने सौभाग्य दिया कि मैं भी इस देश की रक्षा और सुरक्षा की खातिर कुछ अपने जीवन के पलों को व्यतीत कर सकूं। मैं किसान और जवान का बेटा हूं। मुझे आज बड़ा गर्व महसूस हो रहा है कि यहाँ पर जो स्वर्णिम विजय दिवस 1971 के वो योद्धा भी बैठे हुए हैं, जिन्होंने इस देश की खातिर अपने रक्त के कतरे बहे और अपना किसी ने परिवार युद्धों की दास्तानों को सुन करके बड़ा होता रहा और फिर मात्र 16 साल 5 महीने की उम्र में ही सेना के अंदर भर्ती हुआ और मां भारती ने 19 साल की अवस्था और 2.5 साल की सर्विस में वो मौका भी दे दिया। आपके जैसे ही वहां पर प्लाटून कमांडर, प्लाटून हवलदार, सेक्शन कमांडर, उनके सानिध्य में पहले कश्मीर वैली के अंदर आतंकवाद की 1.5 साल तक लड़ाई लड़ी, वहां बहुत कुछ सीखा। उसके बाद कारगिल युद्ध को लड़ने का सौभाग्य मिला। सेना, इस देश की सेना और इस देश की सेना का जवान, उसकी सोच, उसकी सामर्थ्य इतनी ज्यादा है, इतनी ताकतवर है कि दुनिया की और किसी सेना की तो ताकत कभी नहीं है। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। एक नया रिक्रूट पलटन में अपने साथियों को देख रहा, टीवी के माध्यम से हमने देखा, फिल्मों में देखते बड़े हो रहे थे कि एक इंसान की गर्दन कटती है, उसका घर गिर जाता है। मैं प्रत्यक्ष रूप से देखता आ रहा था। वहां पर वो देखने का मौका मिला कि मेरे साथियों का
जब गर्दन भी कट रही थी तो उसके कदम दुश्मन की तरफ बढ़ रहे। उनके विचारों में, उनके भावों के अंदर बस वो पल, वो सोच, वो शक्ति ही देखते ही देखते हमारे अंदर भी वो शक्ति संचारित होगी। उनके भाव शायद किस तरह होंगे कि खून बहे तो बहे, सांस चले या न चले, मेरा देश चलना चाहिए, मेरा राष्ट्र बनना। क्योंकि सेना का सैनिक किसी सरकार का सैनिक नहीं, हम किसी सरकार के सैनिक नहीं, हम अपने राष्ट्र के सैनिक। सैनिक के लिए राष्ट्र सर्वप्रथम, और उसी राष्ट्र के प्रति वो अपना धर्म, जाति, क्षेत्र सब कुछ भूल गया। राष्ट्र सर्वोपरि उसके सैनिक के लिए कुछ है ही नहीं। और ये सोच हर सैनिक के अंदर, एक अंतःकरण के अंदर वो ऊर्जा उत्पन्न करती है, और उसी ऊर्जा से वो जो शक्ति बनती है, ये करके आगे बढ़ जाता है। मेरी बटालियन 18 ग्रेनेडियर्स, हम तो वो सैनिक हैं, हम तो वो इंसान हैं इस हिंदुस्तान के कि हमें तैयारी का समय मिले या न मिले, हमें सिर्फ आदेश मिलना चाहिए। क्या बात, हमें तो हमारे कमांडर का आदेश मिलना चाहिए। चाहे नदी हो, नाला हो, पहाड़ हो, ग्लेशियर, इस देश का सैनिक कभी ये नहीं पूछता कि साहब तो इसमें नदी में कैसे डूबूंगा, मैं डूब तो नहीं जाऊंगा। वो डूबने के बारे में कभी नहीं सोचता। वो अपने उस प्लेटून हवलदार के आदेश के बाद उस नदी में कूद जाता है, क्योंकि उसको भरोसा है, हमारे देश के सैनिक को भरोसा है अपने पीछे वाले साथी, अपने सेक्शन कमांडर के ऊपर, अपने प्लेटून हवलदार के ऊपर, अपने कंपनी कमांडर के ऊपर, अपने कमांडिंग ऑफिसर के ऊपर भरोसा है। उस देश के सैनिक को भरोसा अपने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के ऊपर कि अगर मैं यहाँ घायल हो गया, अगर मैं यहाँ शहादत मेरी हो गई, तो मेरे शरीर को मेरे परिवार तक जरूर पहुंचाया, और अगर जख्मी हो गया तो उसको हॉस्पिटल तक पहुंचाएगा। ये विश्वास और भरोसा सैनिक को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। मुझे याद है कि 22 दिन मेरी 18 ग्रेनेडियर्स को कोरोलिन पॉप के ऊपर युद्ध लड़ने का 22 दिन तक लड़े, और उस 22 दिन के दौरान हमने 2 ऑफिसर और 2 जूनियर कमीशन ऑफिसर और 21 जवानों को खोया। तब जाकर के 12 जून 1999 को हिंदुस्तान की सेना ने पहली सफलता के रूप में कोरोलिन पॉप प्राप्त किया। भारत माता की जय, भारत माता की जय। हमारे रेजिमेंट चाहे अलग अलग क्यों ना हो, हमारे उद्घोष क्यों ना अलग अलग हो, लेकिन हमारा लक्ष्य है, हम सब इस 5 उंगलियों की तरह है एक मुट्ठी, चाहे आर्टिलरी हो, आर्मर्ड हो, मैकेनाइज्ड हो, एएनसी हो, ऑर्डिनेंस, एएससी, तमाम मिलकर के आर्मी हो, नेवी और एयरफोर्स, ये अगर 2 और मिल जाते हैं तो हम सिर्फ का त्रिशूल बन जाते। और ये त्रिशूल हर युद्ध में एक साथ उस ब्रह्मास्त्र की तरह चला, जिसने जो है दुश्मनों का शर 62 में देखी, 65 में देखी, और 71 में तो इतनी बड़ी तरह से देखी कि 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों को सरेंडर होने पर मजबूर। इतनी बड़ी जीत हमने पहले नहीं देखी, और उससे बड़ी फिर 1999 में ऑपरेशन पीछे। तो हम सब
एक के बाद एक अलग अलग रेजिमेंट भारतीय सेना उन पहाड़ियों के ऊपर, जहां दुश्मन इतनी ताकत के साथ बैठा हुआ, हम सब जानते हैं, हमने पहाड़ी क्षेत्रों में नौकरी की कि दुश्मन ऊपर बैठा है तो उसके पास कितना बड़ा एडवांटेज है। ऊपर से पत्थर भी फेंकेगा तो नीचे वाले को गोली चलाने का मौका ही नहीं मिलेगा, ऊपर से वैसे ही मर। उस समय आप हम सब जानते भी हैं कि द्रास सेक्टर सेकंड ग्लेशियर के नाम से जाना जाता है। सर्दियों के समय में -40 -50 डिग्री टेम्परेचर चला जाता है और उस समय -20 डिग्री टेम्परेचर था रात का, मई और जून। जितनी देर अगर मैं बात कर रहा हूँ उतनी देर के अंदर तो होठों से गालों से खून टपकना शुरू हो जाता है। दुश्मन की भारी बमबारमेंट, इन सब के बावजूद एक के बाद हर फौज को, हर रेजिमेंट पे एक के बाद टास्क मिलने में, पोलिंग के बाद हमें टाइगर हिल का टास्क है। टाइगर हिल द्रास सेक्टर की सबसे ऊंची चोटी, जिसकी ऊंचाई लगभग 70,000 है। उसको फतेह करने के लिए रणनीति बनने लगी, युद्ध नीति बनी, प्लानिंग किया कि किस प्रकार से इस पहाड़ी के ऊपर हम विजय पताका फहरा सकते। तो घातक प्लाटून, उसकी सपोर्ट के लिए 2 कंपनियां, एक रिजर्व एक फ्रेंड्स, इस तरह से युद्ध विराम बनाया गया। और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि व्यक्ति की पहचान किसी औहदे या रैंक से नहीं, बल्कि उसके कर्म से होती है, उसके कार्य से। मैं आपकी तरह एक आम इंसान, कोई विशेष शक्ति लेकर के धरती पर पैदा नहीं हुआ और न ही कोई विशेष योग्यता की जिसके तहत फौज में भर्ती हुआ, बल्कि एक आम सैनिक प्रोसेस के द्वारा भर्ती हुआ, एक आम सैनिक था। लेकिन 22 दिन की लड़ाई के दौरान जो कोरोलिंग के ऊपर हमारी पलटन ने लड़ी, 15 जवानों की हमारी टीम, जिसका काम था नीचे से ऊपर रसद को पहुंचा, खाना पानी पहुंचा, हमने तक पहुंचा। 15 में से हम 3 जवान ऐसे थे जो बिना थके, बिना सोए, बिना रुके 22 दिन कंटिन्यू चलते। सुबह 5:30 बजे चलते थे, रात को 2:30 बजे पहुंचते थे, फिर 2 घंटे में वापस भी आते। और उसी कर्म से, उसी कार्य से हमारी पहचान बनी। ये तीनों सैनिक फिजिकली और मेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग, इनको इस टीम के अंदर शामिल किया जाए। इस प्रकार से मुझे सौभाग्य मिला कि उस टीम का सदस्य बना। जब ही हमारे एक नए कमीशन होकर के लेफ्टिनेंट बलवान सिंह आए, क्योंकि हाइट ज्यादा थी, तो नए और पुराने जवानों का मिश्रण करके वो टीम का गठन किया गया। 1-2 दिन का रिहर्सल का समय मिला और आखिरकार 2 जुलाई को जब हमने चढ़ना शुरू किया, साथ ही उस पहाड़ी पर रात को चढ़ सकते थे, दिन में नहीं, रात भर चलते थे, दिन भर पत्थरों में पड़े रहते थे। इस प्रकार से हमने 2 रात और 1 दिन उस टाइगर हिल के ऊपर चढ़ाई चढ़ी और तीसरी रात का वो मंजर आज भी मेरी आंखों के सामने धरसता है। ऐसा प्रतीत होता है शायद वो कल की ही तो बात। याद कि हम रस्सियों के सहारे एक दूसरे का हाथ पकड़ करके ऊपर की तरफ चढ़ते चले जा रहे हैं। दुश्मन के जो फॉरवर्ड बंकर थे वहां से शुरू होते, अंधेरे की वजह से नहीं पता चल पाया कि यहाँ पर उनके बंकर हैं। और चलेगी तो आवाज तो होगी, क्योंकि सिंह दहाड़ता हुआ चलता है और इस देश का सैनिक सिंह है और इस देश की बेटियां हमारे सिंहनी, जिन पे हमें नाच, आवाज तो होगी। शायद उनकी आवाज का उन्होंने पता चला कि यहां तक फौज पहुंच गई, उन्होंने दोनों तरफ से फायर किया, रास्ता कटा। केवल 7 जवान ऊपर चढ़ पाए जो फ्रंट में चढ़ते, उनमें से मैं भी एक। ऊपर चढ़े तो 8-10 मीटर का ट्रेन स्पेस सामने दुश्मन के गोवन कर,
उन सातों जवानों ने जाकर के अंधाधुंध गोलीबारी की और उसमें बैठे हुए 4 पाकिस्तानियों को मौत के घाट उतारा। टाइगर हिल टॉप के बिल्कुल बहुत करीब पहुंच चुके थे। वहां से 50-60 मीटर रहा होगा। दुश्मन ने देखा कि हिंदुस्तान की फौज यहां तक पहुंच गई। इतना जबरदस्त हमारे ऊपर बम्बारमेंट हुआ, गोलीबारी हुई कि ऐसी परिस्थिति आ गई थी कि एक कदम आगे रखते हैं तब भी हमारा हेड शूट है और एक कदम पीछे रखते हैं तब भी हमारा हेड शूट। तो मौत निश्चित। जो हमारे देश सैनिक अफसोस कि देश का सैनिक चाहे उसका शरीर गोलियों से छलनी क्यों ना हो जाए, अगर उसके शरीर के अंदर रक्त का एक भी कतरा बचता है और आखिरी सांस भी बचती है, उसके कदम दुश्मन की तरफ है। भारत माता की जय! भारत माता की जय! हमने सोचा मरना ही तो है, मरने से पहले जितने ज्यादा से ज्यादा दुश्मनों का खात्मा कर सकते हैं उसका करें। उस समय हमारा जो प्लेटून हवलदार था, हवलदार मदन, वो हमारे साथ, जिसकी बदौलत, जिसकी डायरेक्शन में हमने वहां पर 5 घंटे तक लड़ाई की। 5 घंटे में दुश्मन ने हमें भी 1 इंच आगे नहीं बढ़ने दिया, लेकिन हम सातों जवानों ने भी दुश्मन को 1 इंच नीचे नहीं उतरने लड़ते। फिर धीरे धीरे हमने सब समाप्त होने लगा। 3 तरफ से हमको घेर लिया गया। लोग कहते हैं कि फौजी तो मरने के लिए पैदा होता है। मैं उनको ये बताना चाहता हूँ, फौजी मरने के लिए नहीं, मारने के लिए पैदा होता है और मार करके ही हमने जो है इस देश के इतिहास को बदला है। जब लगा कि हमने सब समाप्त, दुश्मन की आरटी मोटर्स, उनका अंधाधुंध गोलाबारी हुआ। उसी गोलाबारी में हमने सोचा कि फायर बंद कर देते हैं ताकि इनको चकमा दिया जा सके और इनको आभास हो सके कि शायद इनके अम्लेशन खत्म हो गए, क्योंकि उनको पता था कि अम्लेशन समाप्त होने वाला है। वो देख रहे हैं कि हमारे साथी नीचे से अम्लेशन फेंक रहे हैं, वो 2 कदम दूर पे पड़ा हुआ है। हम इतने विवश थे कि उस अम्लेशन को नहीं उठा पाए। तो जब उनकी फायर किया तो हमने 20-25 मिनट तक कोई फायर किया ही। अलग अलग 3 पत्थरों के पास हाथ लेकर के बैठे हुए, उनको लगा कि तुम मर गए या इनका मिशन खत्म हो। मुझे वो पल याद है कि सामने एक बहुत बड़ा पत्थर था, उसके दोनों तरफ से निकलने के रास्ते, और तो 50-60 मीटर ही जहां पर उनकी एक पूरी कंपनी का डिप्लॉयमेंट, वहां से 10-12 पाकिस्तान के जवान ऐसे निकल करके सामने आए। तो हमने कोऑर्डिनेट तो किया हुआ, एक साथ पूरा क्रस्ट फायरिंग किया। उनमें से 1-2 बचा होगा, सबको मौत की घोषणा। अब हमने उनका अम्लेशन, उन्हीं का हथियार उठा लिया और वहां से फायरिंग शुरू की। लेकिन 1-2 जो बचा था, उन्होंने जाकर के ऊपर बता दिया कि हिंदुस्तान के वहां पर 8 या 10 ही जवान। विदिन 30 मिनट हमें संभलने का मौका ही नहीं मिला। 35 से 40 पाकिस्तान के जवानों ने दोबारा से हमला कर दिया और हमला इतना जबरदस्त कि 20 मिनट तक अंधाधुंध उन्होंने अपने तमाम हथियारों का फायर खोला। हमें पत्थरों से सर नहीं उठाने दिया और फिर फायर बंद करते ऊपर से पत्थर फेंकने शुरू कर दिए, ग्रेनेड फेंकने शुरू कर दिए और धीरे धीरे करते हम इसके भी फायर करते, क्योंकि हमें पता था कि फायर अभी हमला होने वाला और फायर खोलेंगे तो हमारी लोकेशन जाएगी और दुश्मन दूर से दूर हमें आसानी से बर्बाद कर सकता है। इसलिए उनका और नजदीक आने का इंतजार करने लगे।
मुझे वो पल भी याद है कि हमारा एक LMG 1-2 था, उसकी बगल में मैं बैठा हुआ था। LMG के ऊपर उन्होंने RPG का राउंड दाग दिया। वो LMG लाइट मशीन में डैमेज हुई, उसको चलाने वाले जवान थे, उनको पत्थर लगे, वो भी घायल हुए। तो इस तरह से प्लाटून हवलदार बैठा था उसकी तरफ, और वो प्लाटून हवलदार के आखिरी शब्द आज भी पूछते हैं। उन्होंने बोला, योगेंद्र इस LMG को उठा करके फेंक, दुनिया में इस वेपन के सिवा कोई बचाने वाला नहीं। मैं LMG को उठा करके उनकी तरफ फेंक तो दिया, मेरी नजर ऊपर की तरफ गई, जिन पत्थरों से फायर कर रहे उन्हीं के ऊपर तो 7 पाकिस्तान के जवान खड़े हुए। सर ये कोई नाम कहाँ पर सब ये खड़े। तो इतना ही शायद मैंने कहा होगा, शायद मेरी आवाज वहां तक पहुंच गई। उन्होंने सीधा ऊपर से ग्रेनेड फेंका। एक मेरा साथी पीछे लेट करके फायर कर रहा था, दोनों के बीच में आकर के ग्रेनेड फटा, उसकी यहाँ से उंगली कट करके दूर जा करके। तो जिसको चोट लगती है दर्द का एहसास उसी को होता है। उसने बोला मेरा हाथ कट गया। पीछे की तरफ मुड़ करके देखा, मगर नहीं सर, हाथ में उंगली को फर्स्ट एड दी। एक और जवान घायल है, उसको भी फर्स्ट एड दिया। हम सभी ने बोला कि आप लोग फायर तो कर नहीं सकते हो, आप लोग नीचे चले। साहब अभी तो स्कूल के अंदर किताबों में पढ़ करके आया था, एक सैनिक दूसरे सैनिक के लिए अपने आप को कुर्बान कर देता। आज तो प्रत्यक्ष रूप से देखा। उन्होंने बोला कि मरना है तो तुम्हारे साथ मरना है, और जीना है तो तुम्हारे साथ। हम जैसे नौजवानों के लिए इससे बड़ी और प्रेरणा हो ही नहीं सकती कि जो अपने प्राणों को बचा सकते थे, वो आज हमारे लिए अपने प्राणों को बचाव करने के लिए तत्पर हो गए। एक रिक्रूट के लिए, नए जवान के लिए इससे बड़ी प्रेरणा हो सकती कुछ हो ही नहीं सकती। तभी एक और हमारा नेशनल साहब स्नाइपर लिए हुए थे, स्नाइपर के ऊपर फायर आने लगा, 3 तरफ से फायर। एक मेरा ट्रेनिंग का ही साथी था, कैनेडियन आनंदराम। हम दोनों की बोला कि आप लोग जाओ उसकी हेल्प के लिए। जैसे वहां से हरकत किया, शायद मेरा हरकत उनको नजर आ गया होगा, सीधा ऊपर से ग्रेनेड फेंका। ग्रेनेड का एक टुकड़ा आकर के मेरे भी घुटने के नीचे लगा, तो मुझे भी ऐसा आभास हुआ कि शायद घुटने से पैर कट गया, क्योंकि जैसे मैं खड़ा था एकदम से नीचे जा गया। नीचे गिरते ही एकदम से देखा कि पैर कटा है कि नहीं, तो हाथ मारा, पैर तो नहीं कटा था, लेकिन बहुत गहरा जख्म। फील्ड पट्टी अपने साथियों को बांध दिया था, अब कुछ था ही नहीं, वो काले वाले पट्टे बांधे हुए, क्योंकि फौजी आदमी अपनी कफन को साथ लेकर के, तो पट्टे को फाड़ करके बांधने लगा। अभी एक और ग्रेनेड सामने गिरा, उसका एक स्प्रेडर आया, उसने आकर के यहाँ से पूरा काटा। चेहरे को कटने के बाद पूरा चेहरा शुद्ध हो गया, कुछ भी नहीं। ऐसा आभास हुआ कि शायद आंखें चली गई। बहुत देर के बाद जब आंखें खुली, देखा ऊपर से नीचे तक लहूलुहान और नाक से खून की धार बह रही। वहां पर उनका एक स्लीपिंग बैग भी पड़ा हुआ, उससे बहुत देर तक खून को साफ करता रहा, लेकिन खून बहना कम नहीं हुआ। फिर मैं अपने उस साथी के पास पहुंचा, तो पहाड़ी से पीठ लगा करके ठीक हम आमने सामने बैठे हुए। मैं थोड़ी देर के बाद मैं फर्स्ट एड करता हूँ, मैं देख रहा, मैंने उन पलों को भी जिया। एक एक करके मेरे साथी मेरी गोद में मेरे सामने खड़े थे। मेरा साथी मेरे फर्स्ट एड बांधने के लिए, उसका फर्स्ट पॉलिथीन फाड़ने के लिए उसके हाथ यहाँ तक पहुंचे, यहाँ पे बोले इस तरह से देखता हूँ, हाथ पकड़ा, लेकिन बगल में बैठा हुआ साथी, उसको कहा कि यार साहब को गोली लगी, उसके मुख से भी क्या यही सुना, उसको सीने में ब्रश लगा हुआ। दोनों बंदों की गोली लगी, ऐसे मैं इतना ही मैं बोल पाया।
तभी उन्होंने इस तरह से घेर करके अल्लाह और के नारे लगा करके हमारे वो एक ऐसा पल, ऐसा मंजर, एक पल के अंदर सब कुछ करना। वो तमाम साथी शहीद, मैं भी उनकी तरफ से मर चुका। उनका एक कमांडर था, छोटा सा कैप्टन था, उसने बोला कि इनको हथियार चेक करो कि इनमें से कोई जिंदा तो नहीं। तो पाकिस्तान के सैनिक हमारे जवानों के शरीर के अंदर गोलियां दागने लगे, ये चेक करने के लिए इनमें से कोई जीवित तो नहीं लगे। मैं बेहोश था, लेकिन इतना बेहोश नहीं था कि उनको देख ना सके, उनको सुन ना सके। देख सकता था, सुन सकता था। उसने सामने वाले साथी को जब गोली मारी तो डेड बॉडी ऐसे उछल गई। बगल वाले को मारा तो उसकी भी ऐसे डेड बॉडी उछली। तो मैं भी इस तरह से पड़ा हुआ। उसने फर्स्ट में यहाँ पर बाजू में गोली मारी, फिर नीचे पैर में 2 जगह पर गोलियां मारी। मैं देख रहा हूँ कि यहाँ से धुआं निकल रहा है। उस गोली की पीड़ा को चुपचाप पड़ा सहता रहा। उनको यकीन दिला दिया कि इनमें से कोई जिंदा नहीं। उसके बाद उन्होंने जो ईमान में क्रूरताएं, उनको जब यकीन हो गया कि इनमें से कोई जिंदा नहीं, हमारे जवानों के शरीर, मृतक शरीरों के अंदर पत्थरें मारने लगे, बूट की ठोकरें मारने लगे, गालियां देने लगे। सब कुछ पड़ा सहता रहा। फिर एक मन में विश्वास पैदा किया कि अगर इसने सर और सीने में गोली नहीं मारी, चाहे मेरा हाथ पैर दोनों ही काट करके क्यों ना ले जाए, तो तक नहीं करूंगा, मैं जिंदा नहीं। उसी विश्वास की बदौलत आज आपके सम्मुख। फिर टाइगर हिल की बगल में ही मस्को वैली की, जहां पर उनका बेस कैंप, पाकिस्तानी उस कैप्टन ने नीचे बेस कैंप को मैसेज दिया कि हिंदुस्तान का नीचे जो MLG पोस्ट है उसके ऊपर हमला कर। जब ये आवाज मेरे कानों तक पड़ी तो मुझे लगा तो आज तो मेरी पूरी टीम शहीद हो गई। तब उस परमपिता परमेश्वर से, उस वाहे गुरु से, उस परमात्मा से सिर्फ एक ही अरदास करी, एक ही प्रार्थना करी कि मुझे कितने जिंदा रख दे कि मैं अपने साथियों तक सोचना, ताकि मेरे साथी कर। और कहते हैं कि अगर निस्वार्थ भाव और सच्ची श्रद्धा के साथ उस परम पिता परमेश्वर को, अल्लाह को, वाहिगुरु को याद करते हैं तो वो सबकी जरूर साथी। चुपचाप खड़ा। काफी देर के बाद फिर उनके उस सैन्य अधिकारी ने बोला कि इनके हथियार उठा लो। उनका एक जवान आया, दोबारा से गोलियां मारने लगा। तो उसी रोटेशन से उसने गोली मारी, सामने वाले को, बगल वाले को। फिर भी मेरी बाजू में, पैर में गोली मारी। 2 कदम जब आगे गया, उसने राइफल घोड़ करके सीने की तरफ करी। तब लगा योगेंद्र आप नहीं बचे। उस समय ये पता नहीं था कि इस देश को भारत मां क्यों बोले। आज आभास है कि इस देश को भारत मां क्यों। ये कंकड़ और मिट्टी की निर्जीव धरती नहीं, बल्कि एक सजीव। जैसे मां अपने बेटों की वीरता, शौर्य और पराक्रम को कभी दफन होने ही नहीं देती है, तो ये मां भारती भी अपने बेटों की वीरता, शौर्य और पराक्रम को कभी दफन नहीं होने देती है। किसी न किसी एक को जरूर मारनी चाहिए। शायद उस समय उस मां ने मुझे वो माध्यम चुना होगा कि उसके बेटों ने जो शहादत दी है, जो अपना लहू बहाया है, जो वीरता और पराक्रम दिखाया है, उनकी वीरता और पराक्रम को दुनिया तक पहुंचा सके। ये भी सब जाको राखे साइया भार सके। पहाड़ियों पे चलते चलते पूरी पैंट फट गई। यहाँ पर पर्स रखा है, पर्स में भी कुछ 5-5 रुपए के सिक्के पड़े। और जब उस दुश्मन ने गोली चलाई तो जाकर के पर्स में सिक्कों पर ही गोली के उस धक्के से मुझे भी आभास हुआ कि मैं मर गया। पाकिस्तान का दूसरा जवान है, उसने आकर के मेरा AK-47 उठाया
मुझे भी लगा शायद जब उसका जा रहा होगा, उसका पैर मेरे पैर से टकराया तो मुझे एकदम से चेतना आई और मुझे लगा कि जिंदा हूं। तब एक अंतरकरण से, अंतर मन से एक आवाज आई, एक एहसास हुआ कि योगेंद्र अभी तक नहीं मरा तो अब मरेगा भी। मेरे पास सिर्फ एक हैंड ग्रेनेड बचा हुआ। मैंने अपना ग्रेनेड निकाला, उसकी पिन निकाल कर जो हथियार उठा करके पाकिस्तानी जवान जा रहा था उसके ऊपर ऐसे फेंक दिया और फिर मैं वापस वैसे ही लेट गया था जैसे देखा। तो कोर्ट के अंदर हुड़ लगे हुए, वो ग्रेनेड उसकी हुड़ में जा गिरा। दोनों तरफ तो राइफल था किसी, जब तक हुड़ से वो ग्रेनेड निकाल पाता, ग्रेनेड फट गया, उसका पूरा सर हुआ और वो हमारे ऊपर ही आ। उस धमाके से पाकिस्तान के जो जवान थे उनमें खलबली मच गई कि इनमें से कोई जिंदा है। कुछ बोले जिंदा ने, नीचे से रिइंफोर्समेंट आ गई। बस वही एक मौका था कि मैं मां भारती की कुछ विशेष सेवा कर सकूं। मैंने बिना पल गवाए दोनों हाथों से उस पाकिस्तानी जवान राइफल को उठाने की कोशिश करी, लेकिन ये हाथ तो हिला ही नहीं। इस हाथ की पूरी हड्डी निकल के बाहर, सिर्फ कंधा कंधा हिला। इसी हाथ से उसकी राइफल को झपट्टा मारा और वहां से इसे भ्रष्ट फायरिंग किया। उनके 4 सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया और इसी हाथ से पलटा खाया दूसरे पत्थर से, तीसरे पत्थर से, चौथे पत्थर से, अलग अलग पत्थरों से फायर करने लगा। तो उनको लगा कि यहाँ अकेला कोई नहीं, जिंदा कोई नहीं, नीचे से रिइंफोर्समेंट आ गई और उनके हौसले पास और वहां से वो भाग गए। 3-4 मीटर रेंगता हुआ जब मैं घिसकता हुआ आगे की तरफ उनके ऊपर फायर करते हुए आगे गया तो जाकर के 3-4 मीटर देखता हूं सामने उनका तो दंगल चल रहा है। उनके लिविंग टेंट लगे हुए, उनके हैवी वेपन की डिप्लॉयमेंट। वहां से देखता रहा बहुत देर। उस समय जहन के अंदर एक ही पागलपन था, एक ही सोच थी कि अपने साथियों को बचाना, कहीं नीचे हमला न कर, उस पोस्ट को बचाना। वो सब कुछ देखते देखते बहुत देर के बाद फिर मैं घिसकता हुआ रेंगता हुआ अपने उन साथियों के पास आया। फिर लगा कि हो सकता है इनमें से कोई जिंदा होगा। आकर के एक एक को देखने लगा, किसी का सर फटा हुआ बाहर था, किसी के फेफड़े निकले हुए बाहर। उनके पास बैठ करके रोता रहा। चारों तरफ बर्फ ही बर्फ, पहाड़ी पहाड़। ये भी पता नहीं कि किन रास्तों से रात को चढ़ करके ऊपर आए, कहाँ हिंदुस्तान है किधर पाकिस्तान, कुछ पता ही नहीं चला। जाओ तो जाओ। ये हड्डियां टूट करके जब आपस में टकराने लगी तो सहनीय पीड़ा होने लगी। इस हाथ को ऐसे बांध करके बांधने की कोशिश करी लेकिन बंध ही नहीं पा। ऐसा लगा कि शायद ये कट गया है। मन में आया कट गया तो इसको तोड़ करके फेंक देता हूं। पकड़ करके झटका मारा, तोड़ने की कोशिश करी, टूटा ही नहीं। फिर इसको उठाया, पीछे कमर पे फेंका, बेल्ट में फंसा दिया। सोचता रहा, रोता भी रहा, सोचता भी रहा कि कहीं कोई राह दिख जाए, कहीं कोई ये बता दे कि इधर हिंदुस्तान। ये सच है कि अगर हृदय से, आत्मा से, वेदना से, उस प्रेम से, उस भक्ति से अगर इस माँ का बेटा रोता है, इस माँ का बेटा माँ को पुकारता है तो माँ प्रकट जरूर। मैंने वो पल देखा, मैं सोचता रहा, रोता रहा कि मुझे नीचे जाने का रास्ता है। तभी एक ऐसी आवाज सुनाई दी जिसने बोला, बेटा इस नीचे इधर से चला। मैंने फिर बिना पल गवाए उस रास्ते से लुढ़कना शुरू किया। लुढ़कते लुढ़कते जब बहुत नीचे पहुंचा, एकदम से गड्ढा आ गया, एक हाथ से पत्थर पकड़ करके लटका हुआ। तब मुझे लगा कि मैं पाकिस्तान की तरफ आ गया। नीचे देखा तो मुझे मेरे साथी नजर आए, वहां से उठा करके मुझे ऊपर खींच करके लेके आए।
पूरी ड्रेस छींटड़े हो रखी, पूरी फटी हुई। कोई ये नहीं कह रहा था कि ये जिंदा रहेगा, सबको था कि थोड़ी बहुत देर के बाद ये भी मर जाए। मैं उनको बोला कि मुझे कुछ नहीं होगा, सिर्फ पोस्ट को बचाओ। ये दिन का 1:30-2 बज रहा था। कमांडिंग ऑफिसर को सूचना दिया, उन्होंने बोला इस लड़के को जल्दी से मेरे पास पहुंचाइए। हम सब जानते हैं कि जो फॉरवर्ड में जवान लड़ता है उसके पास इतने संसाधन, उस टीम के पास इतने इक्विपमेंट और साधन नहीं होते जिससे कि अपने घायल साथी को जल्दी से जल्दी पीछे पहुंचाया जा सके। साथियों ने, जवानों ने कंधे पे डाल करके पीछे लाना मुझे शुरू कर दिया। शाम तक मैं कमांडिंग ऑफिसर के पास पहुंचे तो दिखाई देना बिल्कुल बंद हो गया। उन्होंने बोला बेटा मेरे को पहचान है? मैं सब आवाज सुनाई दे रही लेकिन दिखाई कुछ नहीं दे। बोला मैं तेरा कमांडिंग ऑफिसर हूँ, कमांडिंग ऑफिसर कर्नल कुशाल चंद ठाकुर। मैं जय हिंद साहब। बहुत तेज सर्दी लगी। उन्होंने अपने टेंट के अंदर बिताया, 2-4 स्टॉप लगवाए, गर्मी महसूस हुई, साहब पानी पिला। जवान बैठने लगी, बोला पानी तो नहीं मिलेगा। तभी डॉक्टर ने दौड़ करके आए, उन्होंने आकर के ग्लूकोज की बोतल पिलाई, थोड़ी सी और एनर्जी महसूस हुई। फिर बोला बेटा कुछ बता सकता है? हाँ सब बता सकता है। तब ऊपर का तमाम घटनाक्रम जो भी मेरे पास सूचनाएं थी, जो वहां पर देखा था, सब कुछ उनको बता दिया। लास्ट में जो सब उन्होंने कहे वो आज भी मेरे जहन में है। बेटा जवान की रिक्वायरमेंट क्या है? बस आप जवान की रिक्वायरमेंट एम्बुलेंस और फील्ड पट्टी की, बोला खाने के लिए चाहिए। 72 घंटे से भी ज्यादा का समय हो गया। ये पार्ले जी वाले बिस्कुट के पैकेट थे हमारे पास। 2 जवानों ने, हमने सिर्फ आधा बिस्कुट का पैकेट खा पाए थे, आधा तो बैलेंस। भूख डॉक्टर ने कौन सा इंजेक्शन लगाया फिर मुझे पता नहीं, मैं कहाँ पर हूँ। 3 दिन के बाद होश आया, देखा ऊपर पंखा चल रहा है तो पता चला कि 92 बेस हॉस्पिटल श्रीनगर है। और वहीं पर मुझे सूचना मिली कि उसी रात दोबारा से हमारी फौज ने अटैक किया और बिना कुछ कैजुअल्टी के उस टाइगर हिल टॉप के ऊपर भी विजय पताका लगा। टाइगर हिल की जीत के बाद कारगिल युद्ध का टर्न हो गया था, सीज फायर हो गया था। और आज हम 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस के रूप में मनाते हैं। हमने कोई एहसान नहीं किया और ना ही हमने कोई आपसे ज्यादा बहादुरी, क्योंकि आप लोग जो बैठे हुए हैं, आप लोगों ने जो शौर्य, वीरता, पराक्रम दिखाया, जो आप एक नींव रख करके आए, बस उस नींव के ऊपर एक मकबरा, एक सुंदर मकान बनाने की चेष्टा में लगे हुए। और हर सैनिक जो आज सर्विंग सैनिक, वो आपकी प्रेरणाओं, आपके उस बताए हुए रास्तों दृढ़ता के साथ, इच्छा शक्ति के साथ, मनोबल के साथ आगे बढ़ता चला जाए। और साथियों, किसी ने कहा भी है कि सीमाएं नहीं बना करती कागज खींची लकीरों से। सीमाएं नहीं बना करती कागज खींची लकीरों से, ये तो घटती बढ़ती रहती है वीरों की शमशीरों से। देश को रेखांकित करने वाला हिंदुस्तान का सैनिक, जहां उसका लहू गिर गया, जहां उसने अपने लहू को बहा दिया, वो देश, वो धरती उस देश की, यही देश के सैनिक और हिंदुस्तान के सैनिकों की सबसे बड़ी खसूसियत है, सबसे बड़ी एक ताकत है, विशेषता है कि हम अपने मरते दम तक अपनी सरजमी को छोड़ दें। मैंने एक छोटा सा वाक्य पढ़ा था, अनमोल वतन। किसी कवि ने एक कहानी लिखी, अनमोल वतन। उस अनमोल वतन किसी ने हीरे जवाहरात को, किसी ने कोहिनूर को, किसी ने किसी के वेदना के आंसुओं को, किसी ने
जो कि उसके आखिरी कतरे की वो जो आखिरी कतरा भी बहाया और आखिरी कतरे तक उस जमीन को उससे कोई जीत। और हमारे सैनिक सक्षम आज देश को रक्षित और सुरक्षित करने के लिए तमाम सीमाओं पर आपके उस प्रण को निभाते आ रहे हैं और हम निभाते रहेंगे। मैं आप सबको पुनः हृदय से अभिनंदन करता हूँ, आपके चरणों में वंदन करता हूँ कि आपका शुभ आशीष, आपकी ये प्रेरणा है, आपका ये जो बड़ापन है, इसके जो अनमोल शब्द है आशीष, ये हम सबको मिलते रहें और एकजुट होकर के हमें रहना है और एकजुट रह करके हम अपने वतन को जिस तरह से हिफाजत कर सकते हैं उसी तरह से इस समाज को हिफाजत कर सकते हैं और अभी राष्ट्र निर्माण में भी अपनी शक्ति का व्यवहार करते हैं। हम सब की बस एक ही सोच होती है कि ये सांसों के तराने हिंद का नवगान गाएगा, हमारा शौर्य ध्वज लेकर वो चंद्रयान गाएगा, हमारे प्राण माता भारती के पग समर्पित हैं, हमारे लहू का हर कतरा हिंदुस्तान गाएगा। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद।